ओके। तो ये क्वेश्चन तो हो गया था। और हाँ, ये नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द सोशियोलॉजिकल क्रिटिक ऑफ सोशियो बायोलॉजी? सर सी लग रहा है मुझे। ओके। एंड तानिया, आपको क्या लग रहा सर सी मुझे भी लग रहा है। है? ओके, सी ही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्योंकि सोशियो बायोलॉजी, उसका पर्पस ही होता है कि जो बिहेवियर बनता है इंसान का, वो जेनेटिकली बेस होता है उसका, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, और फिर सोशलाइजेशन और वो सारी चीजें जो हमको पता भी हैं कि होती हैं। परंतु उसका सबसे पहला जो बिहेवियर रहेगा, जिस तरीके से वो बिहेव करेगा या जिस तरीके से वो एक्टिविटीज करेगा, वो उसका जेनेटिक होता है। ठीक है, ऐसा मानना है सोशल बायोलॉजी के अनुसार। ठीक है, सो सोशियो बायोलॉजी purpose that behavior like aggression, cooperation, or mating pattern have evolutionary and genetic roots based on natural selections. ठीक है। Which of the following statement about Radha Kamal Mukherjee's view on modernization and social change are correct? सर ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। ओके। एंड सारिका, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, सिर्फ वो सेकंड ही होना चाहिए। डी लग रहा है। सेकंड ही ऑप्शन सही है। ठीक है, मुखर्जी डिड नॉट व्यू मॉडर्नाइजेशन एज अ प्योरली लीनियर प्रोसेस, सिर्फ नहीं देखा था जो कि डिक्टेटेड होता है वेस्टर्न वैल्यूज के थ्रू। ही बिलीव्ड इन मोर सर क्योंकि कॉम्प्लेक्स। इनका इंटीग्रेटेड अप्रोच था ना देखने का। हाँ, इनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था, एक मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकर थे। ठीक है, और काफी चीजों को देख करके फिर अपनी थ्योरीज बनाते थे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, वेस्टर्न, इंडियन, बहुत सारी चीजों को देख करके, हिस्टोरिकल चीजों को भी देख करके अपनी थ्योरीज को बनाते थे। तो जो कि सेकंड स्टेटमेंट कह भी रहा है कि मॉडर्नाइजेशन जो मुखर्जी के अनुसार था भारत में, शुड नॉट लेट टू द कंप्लीट अबैटमेंट, ओके, अबॉटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, मतलब पूर्ण रूप से भारतीय जो संस्कृति हुआ करती थी उसको अबेंडमेंट, यानी कि उसका पूरा उसको हटा देने से नहीं मॉडर्नाइजेशन दिखता है भारत में। ही एडवोकेटेड फॉर इंटीग्रेटिंग मॉडर्न इन द आइडियाज विद कल्चरल रिचनेस। मॉडर्न आइडियाज को कल्चरल रिचनेस के साथ मिला जुला करके भारतीय समाज को बताते थे कि बना हुआ है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास होता है वो इसी के अनुसार होता है।
Which of the following statement regarding religious organization, PT, and spirituality in the context of cultural transformation are correct? दया, पीटी का मतलब दया भाव होता है। ऑप्शन ए लग रहा है मुझे। ओके, सर एक बार हिंदी दिखाइएगा। हम्म, सर ए लग रहा है। ओके, तो ए लग रहा है दोनों को, एंड सही आंसर ए ही है। ठीक है, पहले तो पीटी वाली चीज समझते हैं। मॉडर्न पीटी emphasized पर्सनल फेथ ओवर इंस्टीट्यूशनल adherence। जैसे मैंने कहा कि पीटी का मतलब होता है एक दया भाव रखना, एक पर्सनल फेथ रखना, अपनी विश्वास रखना, और इंस्टीट्यूशनल के ऊपर निर्भर ना होना, अधीर ना होना इंस्टीट्यूशन के ऊपर, बल्कि अपना एक पर्सनल एक फेथ रखना। इंडिविजुअल ऑफन ब्लेंड स्पिरिचुअलिटी विद सेक्युलर लाइफस्टाइल। जो इंसान होता है वो हमेशा जैसे स्पिरिचुअलिटी को, अपनी जो आध्यात्मिकता होती है उसको अपनी सेक्युलर लाइफ स्टाइल के साथ मिला करके चलता है। जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल है या प्रोफेशनल जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल, जो जो भी कार्य वो कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसके साथ मिला जुला के चलता है। दिस रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड इंडिविजुअलाइज्ड रिलीजियस एक्सप्रेशन। इसको हम इंडिविजुअलाइज्ड रिलीजियस एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी निभाना है और साथ ही साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो एक सेक्युलर लाइफ स्टाइल है, हर एक धर्म जाति को सम्मान देने की, जो संवैधानिक रूप से इसको माननी ही पड़ती है, वो भी इसको करना है। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। न्यू एज प्रैक्टिस एग्जाम्पल माइंडफुलनेस योगा स्प्रेड ग्लोबली। जैसे कि माइंडफुलनेस या योगा हो गया, वो स्प्रेड हुआ है ग्लोबली, इसीलिए इंटरनेशनल योगा भी बनाया जाता है, योगा डे भी बनाया जाता है। स्प्रेड ग्लोबली एंड डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन्स। ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन से कहीं हटा है, योग को भी अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ग्लोबलाइजेशन इनेबल्स इलेक्टिक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इन सारी प्रैक्टिसेस का एक जो इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंसी हुआ करती थी वो कई हद तक हटी है। और मतलब अगर आपको नॉलेज है इस संबंध में, तो आप अपने अनुसार जो है स्पिरिचुअलिटी को परफॉर्म कर सकते हो, योग कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू।
दिस आर न्यू एज प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये नई रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ठीक है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आर इम्यून टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन as their rituals and doctrine remains unaffected by external culture influences। देखिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो डेफिनेटली इफेक्ट होंगे, जो भी कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा, एक्सटर्नल कल्चरल इन्फ्लुएंस उससे इफेक्ट होंगे। और वो रिचुअल्स जो होते हैं उनके, जो डॉक्ट्राइन होता है एक, मतलब उससे डेफिनेटली वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि डायस्पोरा में दिखता ही है कि प्रवासी लोग जो जाते हैं इधर उधर, अपने रिलीजन को भी ले जाते हैं, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को भी वहां परफॉर्म करते हैं। तो एक इंटर कल्चर डायलॉग वहां पे देखने को मिलता है उनको, ठीक है। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, यहाँ मैचिंग है। और ऑप्शन ए होना चाहिए। हम्म, ओके। यस, यस, क्या लग रहा है आपको? I think सर ए होगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जैस्मिन अभी तक आई नहीं, बोल रही थी लेट ज्वाइन करेंगे। हाँ तान्या, मुझे ए लग रहा है इनका तो समाज मिति है ना, जेकॉब मोरेनो का। हाँ ए ही होगा, मैंने भी ए ही बोला है। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? हाँ सर अब आ अब रही आ है। हाँ रही है हाँ, सर। ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली शायद नेटवर्क थोड़ा से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। ओके, ए बताया आप दोनों ने, ए को लगाते हैं, ए ही सही आंसर है। ओके, जे बारनास। ओके, जे बारनास का जो कंसेप्ट है वो है सोशल नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। और ब्रूनो लाटोर को हम जानते हैं यहाँ पे मुझे थोड़ा से आफ्टर नेटवर्क सर वो थ्योरी। एक्टर होगा, हाँ, वो एक्टर नेटवर्क थ्योरी होगा। वो गलत लिख गया है, एक्टर नेटवर्क हाँ थ्योरी सर वो होना गलत। चाहिए, ठीक है। तो वो गलत लिख गया है, एक्टर नेटवर्क थ्योरी होगी। और इसीलिए थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन समझ लिया आप लोगों ने। जैकब एल हाँ सर, मोरेनो। इसलिए हाँ हाँ कंफ्यूजन हो रही थी। फिर मैंने हाँ सोचा, हाँ मतलब हिंदी में मैंने इनका पढ़ा था, जेकॉब हाँ हाँ मोरेनो का हाँ मोरेनो हाँ, का समाज सोशल नीति नेटवर्क। है, तो फिर मैंने उससे उससे किया, तो फिर हाँ ए लगा। हाँ, ठीक है। तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है,
इनका, और मैनुअल कैसल का पता ही आपको, नेटवर्क सोसाइटी है। ठीक है, ओके, ये रिसर्च वाला क्वेश्चन है। हम्म, अच्छा सर क्वेश्चन ऑप्शन है। सी लग रहा है। ऑप्शन सी, ओके। सर बी लग रहा है मुझे, क्योंकि हम्म, जेंट्रिफिकेशन तो तब होता है जब हम्म, मतलब ये छोटे एरियाज को कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर हम्म, मतलब बड़े एरियाज में वहां पे मॉल वगैरह बना दिया जाता है, तो हम्म, बी ओके। लग रहा है मुझे। ओके, चलिए पहले सी को लगाते हैं, फिर हाँ बी सर, को। फिर तो वैसे तो बी होगा, बी लगाइए आप पहले। ओके, ओके, बट बी इज नॉट राइट अकॉर्डिंग तो टू फिर सी। सी भी नहीं सही है। सही। अब आपके पास ए और डी ऑप्शन है। ए ए होगा होगा। सर। हाँ सर। ए सही है, ठीक है। अ, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्यों पहला और दूसरा ही इन्होंने सही किया है, जो केस स्टडी दे रखी है। इसमें पहले तो दिया हुआ है, एक रिसर्चर ने स्टडी करी एक ओल्ड नेबरहुड, अर्बन नेबरहुड की, जो एक लग्जरी अपार्टमेंट और कैफेज मतलब थे जिसके, लेकिन अचानक से उसने रिप्लेस्ड करके लोकल शॉप ले ली और लो इनकम हाउसिंग में चला गया। एज एफ्यूलेंट रेजिडेंट, मतलब एक अमीर रेजिडेंट था, लेकिन बहुत सालों से लॉन्ग टर्म रेजिडेंट था, जो फोर्स्ड हुआ रीलोकेट करने में ड्यू टू राइजिंग रेंट्स। मतलब जो किराया था वो राइज हुआ, उसकी वजह से उसने रीलोकेट करा और फोर्स्ड हो गया रीलोकेट करने में। द रिसर्चर नोट्स कल्चरल शिफ्ट एंड कम्युनिटी टेंशन। तो रिसर्चर ने नोट किया एक कल्चरल शिफ्ट और कम्युनिटी टेंशन को, और वही पूछ रहा है कि इस केस के अनुसार सोशियोलॉजिकल कौन सा प्रोसेस है। तो उन्होंने जेंट्रिफिकेशन को भी करेक्ट किया है। जेंट्रिफिकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वर्किंग क्लास और पुअर नेबोरिंग नेबरहुड थ्रू अर्बन रीडेवलपमेंट एंड एन इनफ्लक्स ऑफ वेल्दियर रेजिडेंट्स। तो इनके अनुसार जेंट्रिफिकेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ओके, जेंट्रिफिकेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें क्या होता है कि मतलब वर्किंग क्लास जो होती है या पुअर नेबरहुड जो होते हैं, वो अर्बन रीडेवलपमेंट पे फिर से रीडेवलपमेंट होती है सोसाइटी, और तो उसकी वजह से ये शिफ्ट एक आता है उसमें सोसाइटी में, उसकी वजह से वहां पे मतलब लोग जो एक एफ्यूलेंट लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, उनको भी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इन द केस स्टडी द नेबरहुड्स शिफ्ट टू अप स्केल हाउसिंग एंड एमिनिटीज फिट्स दिस प्रोसेस। ठीक है, नेबरहुड ने शिफ्ट किया ताकि वो अप स्केल कर सके अपनी हाउसिंग और अपनी एमिनिटीज को फिट कर सके इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जेंट्रिफिकेशन का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, सोशल डिस्प्लेसमेंट को भी सही किया है। सोशल डिस्प्लेसमेंट अकर व्हेन एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स आर पुश्ड आउट ड्यू टू अनअफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट। जो मतलब एक तरीके से वो जो पहले से रह रहे लोग हैं उनको पुश्ड किया जाता है आउट ड्यू टू अनअफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट। वहां पे अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट नहीं रह जाता, इसलिए उनको हटाया जाता है। एंड दिस इज क्लियरली सीन एज अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स आर फोर्स्ड टू लीव बिकॉज ऑफ राइजिंग रेंट्स। रेंट बढ़ गया इसलिए उनको हटाया जाता है। तो जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि आजकल क्या मतलब
ऐसा है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट से जाती है और नई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे पावर में आती है, तो वो डेवलपमेंट जो करते हैं जिस फेज में या जिस जगह पे, अगर उनकी एक पर्टिकुलर जगह है तो वहां पे डेवलपमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं, सारिका तो शायद इस चीज को जानती भी होंगी, गोरखपुर में जो है पहले जो है काफी शॉप्स ऐसी हुआ करती थी जो रोड्स के काफी किनारे थी, और रोड्स का जो डेवलपमेंट था वो वैसे नहीं था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने यूपी के, तो उन्होंने गोरखपुर का डेवलपमेंट किया, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं। तो गोरक्षनाथ मंदिर, और तो इस वजह से वहां पे काफी सारी दुकानों को तोड़ा गया और फिर उनको मतलब डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, क्योंकि वो उतना किराया नहीं दे सकते थे, और मतलब तो उनको नई जगह दी गई। ठीक है, वहां से पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग करी गई। ठीक है, तो इसी को सोशल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। आई होप सारिका आपने शायद देखा होगा, आप तो वहां से बिलोंग भी करती हैं। तो गोरखपुर का एक रीडेवलपमेंट हुआ है, और ये देखने में आता है। यस सर। हाँ, और जैसे कि अगर हम देखें प्रयागराज में भी ऐसा भी मतलब किया, वहां पे भी जैसे सरकार ने यही किया, गवर्नमेंट ने। अभी जब महाकुंभ लगा था, और जब अभी जैसे मतलब पूरा रीडेवलपमेंट हो गया था वहां पे। ठीक है, पूरा रीस्ट्रक्चर। फिर अयोध्या ले लें, उसको भी एक टूरिज्म प्लेस की तरीके से पूरा शिफ्ट दिया गया आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग जो होती है उसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें और वो सब चीजें जाती हैं। ठीक है, अभी वाराणसी में ऐसा चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, वही चीजें यहाँ पे दिखाई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ये भी एक केस हाँ स्टडी सर, का। ये हाँ। वहाँ पे बनारस में भी ये लोग कर रहे हैं, हाँ, मरकंडिका बनारस में घाट भी ये अभी सब। चल रहा है। लेकिन हम्म, हाँ सर, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि करना मतलब तो नहीं बाहर से चाहिए। जो लोग आएंगे हाँ। वो पुरानी चीजें ही तो देखने आएंगे, नई चीजें तो उनके यहाँ भी हैं। तो हाँ, ये और लोग मतलब कुछ अलग ही डेवलपमेंट में लगे हैं। वो एक्चुअली गवर्नमेंट अपने उस चीज को दिखाने के लिए वहां की पुरानी चीजों को हटा देती है, और इसी को डेवलपमेंट कहते हैं वो। पुराने दुकानदार जिनकी दुकानें चली जाती हैं, बहुत सालों से दुकानें चल रही थी, अब उनको खैर पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अब वो उस पैसे का क्या करें उनको सोचना पड़ता है, कहाँ जमीन लें, कहाँ पे क्या करें। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उसी टाइप का है, जीएच मीट के, आई एंड मी वाला। हाँ जैस्मिन। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अभी पहले आप इसको इंग्लिश में पढ़ लें, फिर उसके बाद हिंदी में दिखा देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले पढ़ लें सर अच्छे ये से। कह रहा कि क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, और सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, हो सकता है आपके साइड से थोड़ी नेटवर्क इशू हो, अभी आ जाएगा, व्यू थोड़ी देर में आता है। सर मुझे डी लग रहा है इसका। हम्म। ओके। मुझे बी लग रहा है।
ओके हाँ सर, बी ही होगा। ओके, आपने बी ऑप्शन ही लग चेंज रही कर है। दिया है, बी ही कर दिया है। और जैस्मीन, आप देख पा रही हैं क्वेश्चन को? यस सर। सर हम्म। बी ही कीजिए, लेकिन हिंदी दिखा दीजिएगा ओके, एक मैं बार। हिंदी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए पहले। देखिए, एक स्कूल है, काउंसलर रिया नामक एक छात्रा को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ होने की तुलना में कक्ष में बहुत अलग व्यवहार करती है। कक्षा में। सर समझ गए। अच्छा, हाँ। सर बी ही होगा। ओके, ठीक है, तो हम बी को लगाते हैं। बी ही सही आंसर है, ठीक है इसका। ओके, तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करें खुद ही कि क्या आपने देखा और कैसे इसका आंसर किया। सर मैंने तो जब सेकंड ऑप्शन पढ़ा ना, तब हम्म मुझे लगा कि हाँ ये तो मतलब वो क्या नाम है, हाँ ये वाला थर्ड ऑप्शन जिसमें लिखा है कि मी इज डोमिनेंट इन हम्म इनफॉर्मल सेटिंग्स, तो ये इनफॉर्मल सेटिंग्स में नहीं होता है, ये फॉर्मल सेटिंग्स में होता है। और हम्म ये मतलब अपोजिट लिखा है यहाँ पे, फिर आई कंट्रोल्स फॉर्मल बिहेवियर, तो हम्म। ये होता है सर इनफॉर्मल बिहेवियर, जैसे हम अपने फैमिली में होते हैं, राइट। तो वहां पे ये बिहेवियर होता है। और फिर जब हम लोग बाहरी सोसाइटी में होते हैं, हम्म। तो फिर वहां पे हमारा वो इनफॉर्मल सेटिंग्स में हम होता है। राइट राइट, यानी कि थर्ड तो अगर गलत हो गया तो सी और डी तो होगा नहीं, यानी ए और बी में से होगा। और फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही, क्योंकि आई एंड मी इंटरेक्ट करता है कॉन्टिन्यूसली टू शेप रियाज सोशल सेल्फ, वो तो है ही सही। ओके, पहला और दूसरा भी करेक्ट है। मी रिप्रेजेंट रिया इंटरनलाइज्ड सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उसकी खुद की जो इच्छाएं हैं, खुद के जो मापदंड हैं, खुद की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आई ही दिखाता है। वो मी, सॉरी, मी ही दिखाता है, ठीक है, जो इंटरलाइज करते हैं। क्योंकि सोशल नॉर्म्स यानी वो नॉर्म्स जो सामाजिक हैं और जिसको मानना पड़ता है, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और मतलब फोर्सफुली भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। आई रिफ्लेक्ट रियाज स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर विद हर पीयर। तो आई तो अपना खुद का एक बिहेवियर होता है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो कुछ मतलब ऐसा वो नहीं है, प्रिडिक्टेबल भी नहीं हो सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कैसा बिहेवियर है। क्योंकि मतलब वैसे क्लास में जैसे इसको केस स्टडी में दिया ही है कि क्लास में रिया बहुत शांत रहती थी, अटेंटिव रहती थी, रिस्पेक्टफुल रहती थी, लेकिन जब बाहर दोस्तों के साथ रहती थी तो जोक्स हो गया, बहुत लाउड बात करना हो गया, अपने मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो गया, वो एक्सप्रेस करती थी, तो वहां पे उसका आई रहता था, बाकी वैसे मी एक्टिव रहता था। गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छी तरीके से बनाया है समझने के लिए, ठीक है। Which of the following work of prominent sociological thinker in chronological order of publication? ठीक है, तो आपको अरेंज करना है इसको, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। ऑप्शन डी लग रहा है। ओके, ऑप्शन डी लग रहा है। हाँ सर, डी ही होगा। हम्म। ओके ओके, डी को लगाते हैं। यस, डी ही राइट आंसर है, क्योंकि दास कैपिटल 1867 में आई थी बुक, और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो 1893 में आई थी, ठीक है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पहले ही आ गई थी, और कार्ल मार्क्स तो डेफिनेटली ओल्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू इमानुएल डर्कहाइम। एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में आई है, ठीक है। और ये वन डायमेंशनल मैन, ये 1964 में हर्बर्ट मार्क्वेस, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल, ठीक है। एडवर्ड सैड ऑफ ओरिएंटलिज्म से संबंधित क्वेश्चन है, उसको पढ़ लें।
सर हिंदी दिखा दीजिए एक बार। हम्म सर मुझे तो ऑप्शन सी लग रहा है। यस सर, मुझे भी। ओके। यस सर, सी कीजिए। हम्म सी ही सही आंसर है। ठीक है, सही चूज किया आप लोगों ने, क्योंकि देखिए फिफ्थ तो गलत हो जाएगा, और फिफ्थ गलत हो जाएगा, और ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी में से एक हो सकता था। अब उसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ओरिएंटलिज्म अकॉर्डिंग टू सैड इज अ, ओनली ऑब्जेक्टिव जगह सब्जेक्टिव होना चाहिए। हाँ फुल्ली जो प्योरली ऑब्जेक्टिव लिखा है वहां प्योरली सब्जेक्टिव होना चाहिए और एकेडमिक, और दूसरी चीज न्यूट्रल स्कॉलरशिप नहीं होगा। न्यूट्रल वाली बात तो यहाँ पे करी ही नहीं जाती थी, और इंफीरियर सुपीरियर की बात करी जाती है ओरिएंटलिज्म में, कि हम महान हैं तुम छोटे हो। तो इस तरह की बातें चलती हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पे है ही नहीं है। न्यूट्रल वाली चीज होती तब तो बात ही नहीं थी ओरिएंटलिज्म की। ओरिएंटलिज्म तो बात ही है इंफीरियर सुपीरियर की। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हुआ तो सी ही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। यस, फिलोसफी ऑफ साइंस एंड कंसेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग पहले इंग्लिश में पढ़ें, फिर हिंदी में भी देख लीजिएगा। सर इसमें डी होगा। हम्म सर मुझे सी लग रहा है। ओके। हाँ सर। हम्म सर थर्ड वाला ऑप्शन होगा, मुझे ओके। लगा यहाँ पे वो लिखा हाँ रिजेक्ट किया है, मुझे लगा इसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, ये थर्ड हाँ होगा तो बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके, थर्ड ही दोनों ने चूज किया है। ओके, सारिका आपको क्या लग रहा है? सर मुझे एक बार हिंदी दिखा दीजिए बस। हम्म अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप से क्वेश्चन बनने तो अच्छा लगता है कि सारे थिंकर्स की अलग अलग चीजें हैं, और एक कंसेप्ट दे दिया कौन क्या बोलता है, तो पता भी चल जाता है कि कौन क्या बोलता है, क्या समझता है उसको लेकर के। ये इसको आप लोग चाहे दो लिख भी तीन सक, चार। हाँ, दो और सर हाँ नहीं नहीं, हाँ, सी। सी ही सभी ने सी सिलेक्ट किया है, बट सी इज नॉट राइट। तो फिर बी ही होगा सर। ओके, बट बी इज ऑल्सो नॉट नहीं राइट। सर, ए होगा। तीन चार तो होगा ही ए होगा होगा। सर। हाँ, तो ए, ओके ए इज ऑल्सो नॉट राइट, यानी डी सही है। आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। पहले तो जैस्मीन ने यही सेलेक्ट किया था डी, बट चेंज कर दिया। देखते हैं क्यों सर गलत हुआ।
सर ये थर्ड ऑप्शन क्यों गलत हुआ? हम्म। हाँ, मुझे भी लग रहा था थर्ड स्टेटमेंट सही है। वेस्ट एंड में तो क्योंकि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ही करी जाती है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव को रिजेक्ट थर्ड किया जाए। के पहले तो थर्ड वाला तो आप पहले छोड़िए, पहले आप ये देखिए कि सेकंड हाँ, वाले में ये लिखा है कि ये थॉमस खून का पैराडाइम शिफ्ट के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। उसमें बोल रहा है कि विदाउट मेजर ब्रेक्स के ही पैराडाइम शिफ्ट आता है, और जब तक क्राइसिस नहीं आएगा तो जब तक शिफ्ट कैसे आएगी नॉर्मल साइंस में। हाँ, कम्युलेटिव फैशन ऑप्शन विदाउट मेजर ब्रेक। हाँ, ये भी बात सही है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने तर्क दिया है। पहला वाला इनकरेक्ट बता ही रहे हैं। कॉम्टे did argue that society could be studied scientifically, but the statement that he used to गलत दे रखा है। सर ये रॉन्ग दे रखा है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे कार्ल पॉपर की बात हो रही है और यहाँ पे वो कॉम्टे का आर्ग्यू लेके आ गए। और कार्ल पॉपर की तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो फॉल्सिबिलिटी की थ्योरी में यही तो बोलते हैं कि हम हर चीज को मतलब सही नहीं मान सकते हैं। हाँ हाँ, अगर वो हम किसी गलत चीज दे को रखा। सही कर रहे हैं तो वो चीज गलत भी हो सकती है। गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन का पूरा वो फॉर्म ही गलत कर दिया है इसने। वो टेक्नोलॉजिकल एरर है। वो कोमते के हिसाब से बता रहा है, फिर कार्ल पॉपर वाला सेकंड में दे दिया है, जबकि वो पहले वाले में देना चाहिए। उसने उल्टा सीधा कर दिया है। चलिए खैर छोड़िए। आप लोग का आंसर सही था, पहला, तीसरा और चौथा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजिकल और मतलब क्वेश्चन की एरर है। वो तो मेकिंग ऑफ क्वेश्चन की एरर है। तो चलते हैं आगे। कि ये पढ़ लें इसको, फिर हम लगाते हैं। सर मुझे ए लग रहा है इसका। हाँ हम्म। सर ये होगा। ओके, ए को लगाते हैं। ए ही सही है इसका। सही चूज किया था, क्योंकि मैक्स वेबर जो है वो पावर स्ट्रक्चर से ही इस चीज को जोड़ते हैं। एजुकेशन को इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड इन्फ्लुएंस बाय द पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। और पाउलू फेरेर, education should empower the oppressed and help them critically analyze their social reality। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है, वो एक तरीके से जो लोग ऑप्रेस्ड होते हैं, जो लोग दबे कुचले रहते हैं, उनको हेल्प करता है और एनालाइज करता है उनकी सामाजिक सत्यता को। जॉन डेवी, एजुकेशन शुड प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। वो कहते हैं कि एजुकेशन प्रमोट करता है लोकतांत्रिक वैल्यूज को। ठीक है, इनकरेज एक्टिव लर्निंग रेदर देन पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। और इंकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को, पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज को। बाकी हमारी डरखाइम तो सोशलाइजेशन की बात करेंगे ही, सोशल कोहेशन स्टेबिलिटी की। ठीक है, ओके। कार्ल पॉपर से ही यहाँ पे क्वेश्चन है। कार्ल पॉपर, फिलोसफी ऑफ साइंस। सर ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए बताया है जैस्मिन ने। यस। सर ये मुझे भी लग रहा है। हम्म। एंड सारिका, आपको भी ए ही लग रहा है? हाँ सर ए लगाइए। ओके, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और फाल्सिफिकेशन तो है ही, फाल्सिफिएबिलिटी एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन इनका है ही। ठीक है, कार्ल पॉपर का। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा से नॉर्म्स वैल्यूज वाली एक वीडियो देख लेते हैं। और आज नहीं क्लियर होगा तो कल भी इसको थोड़ा से साथ में मिल करके समझने की कोशिश करेंगे।
किलफोर्ड किरिच, और बचे हुए इसके 10 क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सर बी होगा इसका। बी मुझे भी लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा। मुझे ओके बी बताई थी। ओके, बी इज नॉट राइट। ए फिर जास्मीन ने बोला है। ए भी नहीं सही है। सर सी होगा। यस, सी इज राइट। ठीक है, पहले एग्रीगेरियन चेंज एंड फैमिली स्ट्रक्चर इन बाली, इनका काम आया था 1963 में। ठीक है, उसके बाद पहले नंबर पे पेडलर एंड प्लिंट्स, मतलब जो दिया हुआ है वो 1967 में आया है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कल, फिर इस्लाम ऑब्जर्व्ड आया है, और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर लास्ट में आया है। ठीक है, तो खैर ये तो क्रोनोलॉजी है। ओके ओके, हम एक वीडियो दिखाना चाह रहे थे नॉर्म्स वैल्यूज के ऊपर, उसको तो आई थिंक कंप्लीट ही हो गया होगा, क्योंकि अब 10 क्वेश्चन तो सिर्फ वो पैराग्राफ वाले बचे होंगे। 140 क्वेश्चन तो हो ही गए। हाँ सही कह रही हैं आप। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक्चुअली पैराग्राफ इसमें पहले ही आ गया था। एक हो सकता है कि 5 बचे हों क्वेश्चन पैराग्राफ के। नहीं नहीं, पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ पहले ही इसमें आ गया था, तो अभी सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो हम इसको करेंगे, कल ही कर लेंगे, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप पहले एक बार देख लें उस वीडियो को। ठीक है, कैसा बना है, क्या है, वो दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, सही तरीके से समझा पा रहा है कि नहीं, मैं खुद भी देखूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। कि आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? उनकी स्क्रीन दिखाई दे रही है तान्या, सारिका, आप लोग को? Yes, sir. ओके हाँ सर। ओके, चलिए देखिएगा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम ओके, साउंड आ रहा था आप लोग को? आ रहा है, सर। ओके हाँ सर आ रहा था। ओके ओके, ठीक है, सुनिएगा, देखिएगा क्या बताती। स्पैगेटी या नूडल्स हाथों से क्यों नहीं खाते, या फिर किसी भी एटीएम के बाहर हमेशा एक लाइन में ही क्यों खड़े होते हैं? ये वो सवाल हैं जो हमें समाज के कुछ बहुत गहरे अनकहे नियमों की तरफ ले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं अदृश्य नियमों को डिकोड करने वाले हैं, जो हमारे समाज के एक तरह के सोशल ब्लूप्रिंट या कह लीजिए एक अदृश्य ढांचे की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समाज की इस अदृश्य नींव को समझते हैं, जहां से ये सारे के सारे नियम पैदा होते हैं। हाँ, तो इस पूरी संरचना की जो नींव है वो होते हैं मूल्य, यानी वैल्यूज। ये किसी भी समाज के वो सबसे बुनियादी विचार होते हैं कि क्या अच्छा है, क्या सही है और क्या महत्वपूर्ण है। ये हमें ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली क्या करना है, पर हाँ ये जरूर बताते हैं कि हमारे लिए जरूरी क्या है। जैसे एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। ज्यादातर समाजों में ये माना जाता है कि बड़ों का सम्मान करना एक अच्छी बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। ये एक मूल्य है। अब अगर वैल्यूज मंजिल हैं, तो मानदंड यानी नॉर्म्स उस मंजिल तक पहुंचने का समझिए एक रोड मैप है। ये वैल्यूज से ही पैदा हुए व्यवहार के खास नियम होते हैं। तो क्योंकि हम बड़ों के सम्मान को एक वैल्यू मानते हैं, इसी वजह से भीड़ भरी बस में उन्हें अपनी सीट दे देना एक नॉर्म बन गया। देखा कैसे एक अमूर्त विचार एक ठोस एक्शन में बदल गया। अच्छा, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन सामाजिक नियमों को देखते हैं जो कहीं लिखे तो नहीं है, पर हम सब उनका पालन करते हैं। समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर ने इन्हें एक नाम दिया, लोक रीतियां या फोकवेज। अब ये क्या है?
ये हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें हैं। मतलब इन्हें तोड़ने पर कोई जेल नहीं होगी, पर हाँ, लोग शायद थोड़ा अजीब जरूर समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने दरवाजा खुला रखा हमारे लिए, तो हम थैंक यू या शुक्रिया कहते हैं। ये एक फोक वे है। अब नहीं कहेंगे तो कोई सजा तो नहीं मिलेगी, पर हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। लेकिन फोकवे से एक लेवल ऊपर और कहीं ज्यादा सीरियस होती हैं रूढ़ियां या मोर्स। ये समाज के, आप कह सकते हैं, एकदम कोर नैतिक सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। इन्हें तोड़ना सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि समाज के लिए एक खतरा माना जाता है। जरा सोचकर देखिए, कोई किसी के अंतिम संस्कार में एकदम चमकीले पार्टी वाले कपड़े पहनकर चला जाए और वहां जोर जोर से हंसने लगे। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये समाज के दुख और सम्मान से जुड़े गहरे नैतिक मानदंडों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो फोकवे और मॉर्स के बीच का जो फर्क है ना, वो असल में अजीब और बुरा होने के बीच का फर्क है। जैसे डोसा को कांटे छुरी से खाना, ठीक है, थोड़ा अजीब लग सकता है, ये हुआ एक फोकवे का उल्लंघन। लेकिन अपने पार्टनर को धोखा देना, ये समाज की नजर में बुरा है, इमोरल है। ये है एक मॉर का उल्लंघन, और इसके नतीजे जाहिर हैं कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। और होता क्या है कि जब यही फोकवेज और मोर्स पीढ़ियों तक सालों साल चलते रहते हैं, तो वो बन जाते हैं प्रथाएं या कस्टम्स। ये हमारी संस्कृति में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हम उन पर सवाल उठाना भी भूल जाते हैं। तो ये तो हुई उन अनकहे नियमों की बात जो कहीं लिखे नहीं है। पर तब क्या होता है जब इन्हीं नियमों को बाकायदा लिख दिया जाता है? चलिए देखते हैं। जरा इस प्रोसेस को समझिए। ये शुरू होता है एक अनौपचारिक नॉर्म से, जैसे लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए। फिर ये एक कदम आगे बढ़कर बन जाता है एक औपचारिक नियम। लाइब्रेरी में एक साइन बोर्ड लगा दिया, कृपया शांत रहें। और फिर जब सरकार इसे लागू कर देती है, तो ये बन जाता है एक विनियम या कानून, जैसे पब्लिक में शांति भंग करने के खिलाफ कोई नियम। नियम या रूल्स वो साफ साफ लिखे हुए दिशा निर्देश हैं जो किसी खास जगह के लिए होते हैं, जैसे कोई ऑफिस हो गया या स्कूल हो गया। और रेगुलेशंस यानी विनियम, ये वो औपचारिक नियम हैं जिन्हें सरकार बनाती है और सबसे जरूरी बात, कानूनी तौर पर लागू करती है। इन्हें तोड़ना मतलब सीधा सीधा कानून तोड़ना। तो सवाल ये उठता है कि समाज इन सभी नियमों का पालन करवाता कैसे है? भाई कोई तो तरीका होगा। इसका जवाब है पुरस्कार और दंड। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं प्रतिबंध या सैंक्शंस। ये कुछ और नहीं, बस समाज की प्रतिक्रियाएं हैं। अच्छा काम किया तो इनाम, नियम तोड़ा तो सजा। और ये सब इसलिए ताकि सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहे। और ये सैंक्शंस छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। जैसे किसी के लिए दरवाजा पकड़ने पर सामने वाले की एक मुस्कान मिल गई, ये एक छोटा पॉजिटिव सैंक्शन है। वहीं दूसरी तरफ रेड लाइट जंप करने पर भारी जुर्माना लगना, ये एक बड़ा नेगेटिव सैंक्शन है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है, इस पूरे सामाजिक कोड को एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक नजर में साफ कर देती है। सबसे ऊपर है वैल्यूज, हमारे आदर्श। फिर आते हैं फोकवेज यानी रोज की आदतें, जिन्हें तोड़ने पर लोग बस अजीब नजर से देखते हैं। उनसे ज्यादा गंभीर है मोर्स यानी नैतिक नियम, जिन्हें तोड़ने पर समाज से बाहर भी किया जा सकता है। और आखिर में है रूल्स और रेगुलेशंस, जो बाकायदा लिखे हुए कानून है और जिन्हें तोड़ने पर कानूनी सजा मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक छोटे से साझा वैल्यू से लेकर एक बड़े कानूनी रेगुलेशन तक, यही वो अदृश्य नियम है जो हमारी पूरी सामाजिक दुनिया का खाका यानी ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल, कोई ऐसा एक नियम जो कहीं लिखा तो नहीं है, पर हम सब लगभग हर रोज उसका पालन करते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ओके, तो आपने वीडियो देखा, ठीक है? तो आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बाकी यस सर। हाँ, बाकी मैं वीडियो ये शेयर कर दूंगा, और जो इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, क्योंकि इसको समझिए, फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो पुराने साल के हैं, तो चीजें और भी क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है, आप कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, आज वीडियो भी देखा, तो वीडियो एक क्योंकि विजुअल मेमोरी एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपकी मेमोरी पे,
तो मेमोरी में रहेगा, क्योंकि पढ़ करके आपने समझ लिया था, ठीक है। आप एक बार वीडियो भी देख लिया, बाकी वीडियो शेयर कर दूंगा तो उसको फिर से आप देख सकते हैं। समझाया, ठीक है। और क्योंकि देखिए मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है रूल्स और रेगुलेशन, देखिए रूल्स जो हैं वो जैसे अभी बताया इन्होंने नियम है, तो रेगुलेशन विनियम है। यानी कि रेगुलेशन एक ऐसी चीज है जो अगर आप नहीं करोगे तो, क्योंकि वो कानून है और उसको तोड़ने पे आपको दंड तुरंत मिलेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन रूल्स कोई भी बना सकता है, जैसे मैं अपने ग्रुप्स के लिए रूल बना सकता हूँ, इट इज माय अथॉरिटी, ओके। बट मैं कोई फोर्सफुली उसको मतलब आपको ऊपर इम्पोज्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई एक संवैधानिक अथॉरिटी नहीं हूं। दिस इज माय पर्सनल अथॉरिटी, ये मेरे पर्सनल अथॉरिटी है, मैं एक इसका एडमिन हूं। तो इस वजह से एक ग्रुप का एडमिन होने के नाते मैं पर्सनली उसको मतलब कर सकता हूं, कुछ नियम बना सकता हूं। जिसको फॉलो करना है करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, उसको बाहर भी निकाला जा सकता है ग्रुप से, ठीक है। सो इट इज टोटली अप टू मी एंड इट इज पर्सनल, ठीक है। बट व्हेन इट इज फॉर द सोसाइटी तो रेगुलेशन आ जाएंगे वहां पे। ऐसे ही डिफरेंसेस है मोर्स फोकवेज में भी यही है। जैसे मोर्स में जो है एक्शन लिया भी जा सकता है, लीगल भी और नॉन मतलब जनरल भी समझाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मोर फोकवेज में क्या हो सकता है कि ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है चीजें, और अजीब लगने पे लोग जस्ट एक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव साइन आपको देते हैं, ओके। सब कुछ की शुरुआत जैसे बताया था शुरू में कि वैल्यूज से होती है। वैल्यूज क्या कहती हैं, कैसी वैल्यूज आप कर रहे हो, और वो वैल्यूज को निभाने के लिए नॉर्म्स का यूज करते हैं, मापदंडों का प्रयोग करते हैं। वही मापदंड बनाए लोगों ने, सामाजिक मापदंड बनाए। उसमें सामाजिक मापदंड दो तरीके से बना दिए, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब प्रोफेशनल जगहों पे जब लोग जाते हैं, जैसे आप भी अगर कॉलेज स्कूल में जैसे नौकरी करने गए, तो वहां पे सामाजिक मापदंड आपको निभाना पड़ेगा जो कि फॉर्मल हो गए आपके लिए। आपका एक ड्रेस कोड रहेगा, ठीक है, एक टीचर होने के नाते। फिर आप मतलब एक तरीके से पढ़ाएंगे, एक पीरियड होगा आपका, एक समय शेड्यूल होगा, उतने समय तक आप पढ़ा सकते हैं, फिर दूसरे टीचर का रहेगा, जैसे आपने देखा ही होगा। सो ये चीजें हैं। लेकिन आप पर्सनली बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं तो वो आप अपने अनुसार टाइम डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी बैठ करके पढ़ा सकते हैं, कहीं भी कैसा भी मतलब कपड़े पहन सकते हैं, ओके। और मतलब इनफॉर्मल क्लॉथ्स का भी यूज कर सकते हैं। फिर अपनी तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोर्स को अपनी तरीके से कंप्लीट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, अपनी तरीके से सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन डू इट। बस यही था। और जो है बाकी कल हम इसको देखिए, अब मैं इसको सेंड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा, और जो है इसको आप देख लेना एक बार, इसको आप पढ़ लेना एक बार, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था। और बाकी ऐसे जैसे डिस्कशन भी करना चाहिए, और थोड़ा से आप लोग भी जैसे आपस में डिस्कस कर सकते हो। एक चीज और हमने जैसे कई बार कही भी है, और आपसे फिर आज कह रहे हैं कि आप लोग कोई एक जैसे पर्टिकुलर टॉपिक ले लो सोशियोलॉजी का, और उस पे चाहें तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, बोल करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, या जो आपने पढ़ा उस वो टॉपिक हो सकता है, ठीक है, उसको आप समझा सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। मैं तो यहां तक भी सर कहूंगा, हाँ। मुझे वो भी सीखना था। आपने एक बार बोला था ना कि आप कैनवास सिखाएंगे, तो आप एक बार वो भी सिखा दीजिएगा जब आप ओके, फ्री रहें। कैनवा, हाँ आप लोग जरूर सीखिए। देखिए ऐसा है, मैं तो हमेशा देखिए मैं उस टाइप का ना तो मेंटर हूं, ना ही मतलब एक अपने आप को अध्यापक मानता हूं, टीचर मानता हूं। मैं मानता हूं कि मैं आपको आने वाले समय से रूबरू करा सकूं, अवेयर करा सकूं, ताकि आपको फ्यूचर शॉक जिसको नहीं कहते हम लोग पढ़ते हैं अल्फ्रेड सुच का, वो ना लगे, क्योंकि वो लग रहा है अचानक से।
एकदम से कट ऑफ बढ़ जाना, एकदम से वो सब हो जाना, वो पता नहीं क्या होगा। हो सकता है इस बार निगेटिव मार्किंग रख दी जाए यूजीसी नेट वाले में, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भरोसा नहीं है किसी चीज का, इसलिए स्किल को बढ़ाते रहिए साइड बाय साइड। और आपको मैं सीरियसली बताऊं, मेरे साथ ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो 5-5 6-6 सालों से एक ही एग्जामिनेशन की तैयारी करे जा रहे हैं। कई बार मेंस तक गए, नहीं हो पाया, इवन इंटरव्यू से लौट आए हैं। मतलब पीसीएस हो गया और अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस हो गए, नहीं हो पा रहा है। अब मैंने उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट करी, मेरे फ्रेंड ही हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा कि आप स्किल सीखो, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं रहेंगी तो आप क्या करोगे, आपको वो सीखना पड़ेगा, तब तब देर हो चुकी होगी। तो साथ साथ में कुछ ना कुछ आप सीखते रहें, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप हो गया, लैपटॉप से सीखते रहें, या जो भी टेक्नोलॉजी सीखते रहें। क्योंकि देखिए अभी एआई समिट चल रहा है भारत में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं पिछले आने वाले 2 सालों में आपके पास बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वैकेंसी आएगी, ठीक है। और वो उसी को मिल पाएगी, वो उसी को जॉब मिल पाएगी जिसके पास नॉलेज होगी। आपके पास सोशियोलॉजी नॉलेज है, एआई की अगर आप नॉलेज ले लें, अगर आप मतलब कैनवा सीख लें, थोड़े नए नए सॉफ्टवेयर सीख लें जो चल रहे हैं मार्केट में इस समय, तो आपको वो सीधे कंपनीज उठाएंगी, सीधे इवन कॉलेज भी आपको तुरंत ही मतलब लेगा। ये भी मैं कह दे रहा हूँ आने वाले समय में, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग हैं नहीं जिनके पास ये नॉलेज है अभी। आपको सीरियसली बताऊं, जो पुराने प्रोफेसर हैं उनको तो कुछ भी नहीं आता टेक्नोलॉजी में, है ना। वो तो बुक नॉलेज है उनके पास, खैर वो उनकी अलग नॉलेज है, लेकिन आप अपनी अलग नॉलेज डेवलप करिए। तो कैनवा सर को, हाँ पीएचडी में तो कंप्यूटर का एक अलग से पेपर होगा। हाँ, देखिए ये सब चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, क्योंकि अ, रिटन एग्जाम है, पूरा अलग से होगा एक पेपर। हाँ वो देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो आप जैस्मीन खुद ही बता रही हैं कि पेपर भी होगा। और वो आने वाले समय में सारे टीचर्स, सारे बच्चे इसी सब चीजों में आने वाले हैं। अभी जैसे एक अभी शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, एक प्रोफेसर का चल रहा है, गंगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। पटिया वाला हाँ हाँ कभी तो मेरे भाई ने बताया, और फिर उसके बाद हाँ। मैंने देखा उसको, कितना बड़ा वो स्कैम टाइप का हो गया उस यूनिवर्सिटी में। वो होना ही है मतलब और लोगों को आप वैकेंसी देते नहीं हो, आप मतलब जॉब देते नहीं हो, फिर अपने आप को बहुत बड़े स्तर पे दिखाने के लिए बड़े बड़े समिट में अपना स्टॉल लगाते हो। मेन चीज मैं आपको बता दूं, मैंने गंगोटिया में अप्लाई किया था एक बार, ये 2024-24 की बात होगी। मैंने अपनी सीवी भेजी थी वहां के एचआर को, और एचआर ने पता नहीं क्या एक जैसे ऐसे ही मैसेज किया, फिर कुछ रिप्लाई नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं कि वो लोग आपको इंटरव्यू तक के लिए नहीं कंसीडर करती हैं। वो उन्होंने लिख करके बस यही भेजा, मतलब यही यही उनका रहता है, हम पीएचडी वालों को कंसीडर करते हैं। अरे भाई, पीएचडी वालों को कंसीडर करते हो मतलब समझ नहीं आता है। तो फिर यूजीसी की गाइडलाइंस क्यों है नेट क्वालिफाइड वाली? और आपको तो नए चांस देना चाहिए नए बच्चों को, जबकि मैं तो मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएट भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी मैंने किया, फिर नेट भी क्वालिफाइड किया, फिर मैंने कई कोर्सेज भी कर रखे हैं, वो इन्हें सीवी में लिख रखा है। मुझे ऑटो कैड आता है, मुझे कैनवा आता है, मुझे कई सारे मतलब सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उसके बावजूद आपको बस पीएचडी लिखा होना चाहिए तो आप ले लोगे और मतलब अब क्या ही बताऊं। तो ये संस्थानों ने तो अपने दरवाजे और बंद कर रखे हैं। इतना ज्यादा बुरा हाल चल रहा है। मेरा भाई जैसे वीआईटी वालौर में हैगा, वो बोल रहा है कि मतलब कंपनीज ही नहीं आ रही है इस टाइम पे। हाँ, इतना बहुत बुरा। ज्यादा सब कुछ। अब वीआईटी वालों ने, मतलब वीआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे हाँ, बोल। 100% प्लेस मतलब कैंपस के थ्रू होता था। हाँ, अब उन्होंने कर दिया आगे से कि आप लोग बाहर की कंपनीज में भी इंटरव्यू वगैरह देते रहिए। वरना बहुत। वीआईटी सर ऐसे बोलता नहीं है हम्म। जल्दी, क्योंकि वो इतना जाना माना वो इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो वल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है, बहुत ही पुरानी और बहुत ही वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में से है। मैंने भी उसका एग्जामिनेशन बहुत साल पहले, मतलब जब मैं, हाँ मैंने मतलब ग्रेजुएशन के लिए, बीटेक के लिए दिया था। बहुत साल बीत गए, बहुत ही ज्यादा, मतलब 2000, ये तो
मैं आपको 8-9 की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात हो गई। तब मैंने वीआईटी का पेपर दिया था और शायद मेरा, लेकिन मैं गया, मतलब हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे ध्यान भी नहीं, बट मैंने पेपर दे दिया था भर करके। तो बहुत पहले की बात है तब। आपको मैं बता दूं, तब ऑनलाइन चीजें नहीं हुआ करती थी। मैंने इसका जो फॉर्म था लिखित में भरा था और बाई पोस्ट भेजा था इसको। तो बहुत पुरानी बात है वीआईटी से जुड़ी हुई। और वीआईटी, हाँ मतलब वीआईटी एक वन ऑफ द रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है साउथ की, और बहुत ही अच्छी और बहुत पुरानी है। बट उसके हालात भी अब इस समय मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के हालात क्यों नहीं अच्छे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन सभी यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को चांस नहीं दिया है, नए बच्चों को। वो बच्चों के लिए दरवाजे बंद रखे हुए हैं। तो उनको डेफिनेटली ये दिक्कतें तो फेस होंगी ही, अभी आगे और दिक्कत आएगी अभी उनको। और ये मोस्टली मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, सरकारी संस्थान तो खैर उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो और भी ज्यादा, मतलब आपको क्या बताऊं मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत जगह अप्लाई कर चुका हूँ। और मतलब ऐसे ऐसे रीजंस, ऐसे ऐसे आज के टाइम तो ये है, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनको जितने भी बस एक बार जॉब लग जाए तो ले लेनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम और हाई बिल्कुल। पैकेज में जाए, क्योंकि बहुत मतलब कंडीशन खराब है सर। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी झेल रहा हूँ। और हालांकि मेरा डिसीजन नहीं था, मेरे एक कजिन हैं, वो ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं मतलब मैं खैर उनको ब्लेम नहीं भी कर सकता, कर भी सकता हूँ, क्या कहूँ मैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, बहुत 10 साल बीत गए बीटेक करे हुए मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे जो मतलब भैया थे, उनका ऑलरेडी हो चुका था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो बन चुके थे, एसएससी सीजीएल उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो अचानक से क्या हुआ कि उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और उनका घर पे आना हुआ था। और मैं, मेरा मतलब जस्ट कंप्लीट हुआ था, एग्जाम का रिजल्ट आया था और मैं सोच रहा था क्या करूं, मतलब नौकरी करूं। मेरा तो खैर पूरा ही मोटिव था जॉब करने का, क्योंकि मैंने काफी पढ़ाई कर ली थी ऑलरेडी बीटेक में और मैं इंटरेस्टेड भी था जॉब करने को लेकर के बहुत ज्यादा। और मेरे फादर जो थे वो मुझे मतलब जॉब के लिए भी प्रपोज कर रहे थे और मेरी जॉब लग भी रही थी, मैं आपको बता दूं। मेरी जॉब लग रही थी बहराइच सिटी में। वहां पे मुझे एज एन साइट इंजीनियर, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से मैंने करी है, तो वहां पे मुझे भेजा जा रहा था। और 20,000 रुपीज मुझे, आज से मैं तुम आपको 2015 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो तब मुझे 20,000 रुपये मिल रहे थे वहां पे, और मैं जाने के लिए रेडी था। लेकिन वो भैया ने मेरा सब मतलब प्लान ही बिगाड़ दिया। वो आए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी मत जाओ, तुम अभी जॉब करने तुरंत ही मत जाओ, और तुम्हें अभी एग्जाम्स देने चाहिए, कम मतलब compete करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन क्वालिफाई कर रखा था। बट सबके लिए एक जैसा नहीं होता ना, सबका लक ऐसे नहीं काम करता है एक जैसा। यही चीज समझनी चाहिए। मैं तो बहुत इच्छुक था, क्योंकि मुझे और आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी। मैंने काफी पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी थी, और मेरा जो संस्थान था, जिस संस्थान से मैंने कर रखा था, वहां पे बहुत पढ़ाई कराई गई थी, घिस घिस के पढ़ाई कराई गई थी। इवन फोर्थ ईयर में भी मेरे 95 to 97% अटेंडेंस रहती थी। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था वो कॉलेज अटेंडेंस को लेकर के। वही चीज आपको दिखती भी होगी क्लासेस में, पंक्चुअलिटी, वो वही कॉलेज से ही डेवलप हुई थी। तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मुझे जॉब मिले, मैं काम करूं, ठीक है। बट वही हुआ, मैंने मतलब मेरे फादर ने उनकी बात मान ली और उसकी वजह से मुझे नहीं भेजा। और उसके बाद से स्ट्रगल आप देखिए। तो वही चीज है कि करना चाहिए, सही कहा तान्या ने, कि जैसे ही आपका कोई कोर्स कंप्लीट हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जॉब कर लीजिए। जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको करिए। मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं पे, उसको छोड़िए मत। ये सोच के मत छोड़िए कि आगे इससे भी अच्छा मिल जाएगा। अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मेरे एक भैया हैं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने अ, ये
कैट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, ठीक है, और उनका आईआईएम अहमदाबाद में हुआ था। तो वहां पे उनकी अच्छी खासी मतलब एमबीए हुआ। उनकी सेलो कंपनी, आपको सेलो कंपनी तो पता ही होगी, जिसकी पेन और वो सब आते हैं प्रोडक्ट्स, तो उसमें उनकी जॉब 25 लाख पर एनम पे लग गई थी। वो जॉब कर रहे थे, पता नहीं किसने क्या, ये तो खैर माहौल भी बना हुआ है यूपीएससी का। वो किसी ने कह दिया उनको कि यूपीएससी करो, और उनको बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज्ड हो गए, ठीक है, इसको लेकर के, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी, जो सेलो कंपनी में कर रहे थे। बहुत अच्छी नौकरी पे थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, और छोड़ करके उन्होंने आईएएस की तैयारी चालू कर दी। और मैं आपको बताऊं, 7 की 8 साल बीत गए, उनका आईएएस नहीं निकल पाया है, ठीक है। और आज ये हालत है कि वो हर एग्जाम दे रहे हैं, उनका निकल नहीं रहा है, क्योंकि आईएएस की करी, मेंस भी दिया बट मेंस नहीं निकल पाया। पूरा यूपीएससी ने खराबी कर दिया सब उनका। तो मैं कहता हूं, दूसरे के महल को देख करके अपना झोपड़ा क्यों फूंक देते हो, है ना? दूसरे ने अपने महल को बनाया है, बड़ी पता नहीं कैसे बना है, क्या बना है, हो सकता है कोई लक काम कर गया हो, कोई मतलब ऐसी चीज काम कर गई हो उसके जीवन में, या उसका भाग्य प्रारब्ध ऐसा बना हो कि बन बन गया हो, बस मतलब ये आप समझ के चलो। आप अपने झोपड़े को महल बनाने के लिए मेहनत करो, अपने झोपड़े को फूको मत, है ना, दूसरे के महल को देख के। मतलब आपकी जर्नी अलग है, आपका प्रारब्ध भी अलग होगा, वो निर्धारित होगा, वही मिलेगा। लेकिन उसके लिए दूसरे के उस पे अपने मतलब क्या है ना, मैंने झोपड़े को मत फूको, क्योंकि वो आपने बनाया है अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, उसको मत खराब करिए। जो आपने प्राप्त किया है वो भी मेहनत से ही तो किया है, ऐसे तो पास नहीं हो गए हैं, ऐसे तो इस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ भी जो प्राप्त किया है वो आपने अपनी मेहनत से ही प्राप्त किया है, तो उसको मत गवाइए। दूसरे लोगों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस समय, तो बहुत कुछ दिखता है ना, क्योंकि सोशल लाइफ तो है ही, सोशल मीडिया, और वो सब, उसमें सब लोग दिखाते रहते हैं अपनी लाइफ को कि मैं तो ये बन गया, मैं तो ये यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, वो मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हम समाजशास्त्र में पढ़ते भी हैं इस चीज को, है ना। तो कॉमोडिटी फैटिसिज्म वाला जो कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने बताया है, सोबाजी, वही तो वो चीजें हैं। और उसी वजह से बहुत सारे लोग जो है अपनी अच्छी खासी लाइफ को बर्बाद करके, और आपको बताऊं, कंपटीशन भी इसी वजह से बढ़ा है। कंपटीशन जो बढ़ गया है कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में, उसी वजह से बढ़ा है। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। यूपीएससी ने बहुत सालों के बाद एक ही एक अच्छा कदम उठाया कि अब उन लोग को मतलब पेपर नहीं देने दूंगा जो ऑलरेडी सर्विस में है। इसी तरह का कुछ कदम और भी कमीशन उठाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि भैया आप तो अपने महल को बनाए हुए हो, उसको छोड़ करके फिर से आ रहे हो। हाँ तो सिर्फ बोले कि किसी भी सर्विस में हो, या सिर्फ जो यूपीएससी में ही हाँ सर्विसेज में आते हैं, जैसे कोई आईपीएस होता है तो अपना कैडर हाँ बढ़ाने के लिए, आईएएस पोस्ट लेने के लिए, कि मतलब हाँ। जैसे मान लीजिए कोई जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम क्लियर करके किसी मतलब कोई एग्जाम मतलब गवर्नमेंट है उसमें है, तो क्या वो भी यूपीएससी नहीं दे सकता क्या फिर? नहीं, ऐसे नहीं है, यूपीएससी हाँ वाला मतलब से, जो हाँ, नहीं, यूपीएससी। हाँ, सिर्फ यूपीएससी की जो सर्विसेज हैं, जैसे आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, आईएएस भी हो गया, अगर उसमें आप सर्विस के मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप ऑलरेडी ट्रेनिंग पीरियड में हो, आपकी ट्रेनिंग चल रही है लेस्बनान या हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल में आईपीएस की, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आपको वो पूरी की पूरी सर्विस ही छोड़नी। पहले क्या था, लीव ले लेते थे ये लोग, ग्रेस पीरियड मिल जाता था कि हम फिर से तैयारी कर रहे हैं क्रेडिट के लिए, तो छुट्टी ले लिए, 1 महीने की छुट्टी पे हैं, अब वो छुट्टी पे हैं तो तैयारी चल रही है उनकी, ठीक है, ऐसा चलता है। वो सब अब नहीं मिलेगा। अगर आप करोगे तो आपको पहले तो वो पूरी सर्विस पहले तो छोड़नी पड़ेगी। और भी कुछ नियम है कि अगर आपका इतना पीरियड हो जाता है तब आप छोड़ नहीं सकते, आपको सर्विस में ही रहना पड़ेगा, आपको पूरी ट्रेनिंग करनी होगी, आप पेपर नहीं दे सकते। बहुत नियम लाए हैं वो लोग। अच्छा है, यही चीज करनी चाहिए थी बहुत पहले। इवन
यूपीएससी ने एक और नियम मैं आपको बता दूं, ये तो खैर आया ही है, वो पिछले साल आया था। वो जो नियम था, जो भी बच्चा जैसे ट्रेनिंग में जाएगा, मतलब आईपीएस या आईएएस की ट्रेनिंग पीरियड में है, वो ट्रेनिंग लाइफ अपनी जो है यूट्यूब पे नहीं डालेगा या सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा। पहले लोग पूरा लेस्बियन की ट्रेनिंग ही डाल रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हम हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हम आईएएस बन रहे हैं। वो भी बंद कर दिया है। बहुत अच्छे कदम है ये आपको बता दूं, ये जो जॉब होती है सिविल सर्विसेज की, अंडर द कर्टेन होती है, पर्दे के पीछे की जॉब होती है, ये सोशल मीडिया ने इसको पर्दे के आगे पूरा ला दिया। अरे सर, अब तो हाँ, ऐसे ऐसे चीजें कि मैंने खुद मतलब जैसे इंस्टा स्क्रॉल करो तो अब जैसे अब अभी एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो जितनी भी सबकी मतलब ज्वाइनिंग हुई, तो मतलब मैं देखती हूँ वो अपनी पूरा ज्वाइनिंग का बताते हैं कि ऐसा ऐसा जी, कॉलेज दिखा रहे हैं वहां पे ये कर हाँ, का हाँ। सही है। अब अलग ही लेवल का चलता है सोशल मीडिया ए, पे। एक दिन ऐसे ही मैं भी मतलब यूट्यूब पे था, मतलब वीडियो देख रहा था, एक फ्लैश होती है ना बगल में वीडियो, एक किसी लड़की का वीडियो था, उसने अपना बना के डाला था बड़ी कम उम्र में, जैसे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी। तो उन्होंने टैग लाइन उसमें लिख रखी थी कि हाउ टू बिकमिंग अ प्रोफेसर इन वेरी मतलब यंगर पीरियड और मतलब यंग एज। तो और फिर मैंने थोड़ा से मतलब चलाया, तो फिर वो कहने लगी कि जो है बड़े ही आसानी से, मतलब कि मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और आप भी ऐसे करिए, आप बड़ी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए, दूसरे की एडवाइस आपको कितना काम आने वाली है, कितना आने। और पहली चीज तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी आप जॉब जैसे आपने जो निर्धारित किया है अपने लिए, वो आपके जीवन व्यापन का एक जरिया भी है, साथ ही साथ आपके एक स्टेटस भी है। लेकिन उस स्टेटस को आप पब्लिक फिगर में लेकर के जा रहे हो कि मैंने ये किया तो तुम भी ये करो तो तुम भी एक बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम खुद ही, अगर कोई एक समाजशास्त्री है तो उस चीज को बहुत अच्छे रूप से समझ सकता है कि आपकी और मेरी स्थिति तो डिफरेंट है ना। भाई मैंने कहा कि मैं सुबह मतलब इतने बजे उठ जाता हूं, मैं इतने बजे ये कर लेता हूं, आप भी ये करो। लेकिन हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड ही अलग हो, आपके यहाँ ना ऐसी परिस्थितियां हो, ना ऐसी सिचुएशन हो। तो मैं इस तरह की एडवाइस जल्दी किसी को देता ही नहीं हूं कि ये करो। हाँ, ये एडवाइस जरूर देता हूं कि हेल्थ मेंटेन करो। इसलिए आपने जब भी देखा होगा कि मैं एडवाइस देता हूं, तो मेरा एडवाइस देने का मकसद यही रहता है कि ये जो सब जगह फॉलो होती है वही करो। यानी हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है तो हेल्थ को इंपॉर्टेंस दो। अब कैसे दो वो आप जानो। योग इंपॉर्टेंट होता है तो योग करो, अब कैसे करो, कहाँ करो, किस समय करो, वो आपके ऊपर है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सुबह ही करो। ठीक है। खाने पीने पे ध्यान दो, मतलब वो तो नॉर्मल एडवाइस है। मतलब ऐसी एडवाइस दीजिए। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि मैं जो है रैम नोट बनाता हूं तो तुम भी जाओ पहले सॉफ्टवेयर सीख के आओ, तब पहले फ्लैश कार्ड बनाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा, वरना उद्धार नहीं हो पाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा आप लोगों से, है ना। और मैंने ये भी नहीं कहा कि आप इसको सीख नहीं सकते। सीख सकते हैं, लेकिन समय अभी नहीं है इस सीखने का। जब समय आएगा तो वो सिखाएंगे भी उसको, और सीखा भी है। सारिका तो बनाई भी है फ्लैश कार्ड थोड़ा बहुत। तो जितना हो सकता है उतना ही करिए। मतलब हार्ड फास्ट रूल कोई नहीं है। मेरी लाइफ अलग है, आपकी अलग है, सारिका की अलग है, और सभी लोगों की अलग है। जैसे शिवांगी जी की अलग लाइफ स्टाइल है। इसलिए देखिए, कभी कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि शिवांगी जी आज नहीं आई, उनको आना चाहिए था ये, क्योंकि वो एक गृहिणी है ना। और उनके पास कुछ भी आ सकता है, कोई भी काम आ सकता है, कभी बच्चे के साथ कोई कुछ हो सकता है, मतलब कुछ उसका ध्यान देना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। और इसीलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि मतलब, बाकी तो वो खैर अपने अनुसार आती हैं। तो वही चीज है। और ये चीजें हम नहीं समझेंगे तो कैसे मतलब काम बनेगा। तो वही चीज है। और दूसरे की, वही मैंने कहा कि देख करके अपने आप को खराब मत करिए। दूसरे की लाइफ स्टाइल, दूसरे की परिस्थिति, दूसरे की सिचुएशन, बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। और ये समाज शास्त्र ही सिखाता है। मतलब आप समाज शास्त्रियों के अगर थ्योरीज को पढ़ें तो वो सिखाता ही है इस चीज को कि योर कल्चर, योर
ट्रेडिशन, योर वे ऑफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, वो सब आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि कल्चर बाय कल्चर एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड एवरी लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। सो हाउ कैन यू से दैट यू कैन डू दिस एंड यू बिकम दिस? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस चक्कर में कितने लोग अपनी लाइफ को खराब कर चुके हैं। मेरे यहाँ तो 2 लोगों ने सिर्फ यूपीएससी की वजह से अपनी नौकरियां छोड़ दी। यूपीएससी में तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे। एक सेक्शन इंजीनियर थे, एक सेलो कंपनी में अच्छे पोस्ट पे थे, अभी आपको मैंने बताया। दोनों लोगों ने छोड़ दी और दोनों लोग अब नौकरी में नहीं है। मतलब दोनों लोगों ने नौकरी, अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ी ताकि वो उससे भी बड़ी नौकरी पे जाएं, और अभी कुछ नहीं है। ये स्थिति है समाज की, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने झोपड़े को मत फूको दूसरे के महल को देख के। उसने कैसे बनाया है, क्या बनाया है, वो जाने, ठीक है। हो सकता है उसका दिमागी स्तर भी अलग हो। कुछ बच्चे बहुत कम समय में काफी चीजें क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल, एक नहीं 10-10 एग्जाम सिर्फ दिखाने के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये देखो मैंने 10 एग्जाम निकाले। है ना? उनका मकसद ही यही रहता है। अब जैसे जेआरएफ में कुछ लोग यही सिर्फ करने आते हैं कि देखो मैंने इतने नंबर ले आए, है ना, मैं इतने नंबर ले आया, फिर इसको डिस्प्ले करेंगे। ये देखो पिछली बार मेरे इतने नंबर थे बिफोर एंड आफ्टर, ये मेरे इतने नंबर हैं। अरे भाई क्या हासिल हो गया इस ये करने से? तुम्हें क्या हासिल हो गया? पाओगे, बनोगे तो स्कॉलर ही बनोगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं, सीधे वाइस चांसलर तो बन नहीं जाओगे। ऐसे ही मतलब मैं क्या बताऊं अब आपको, आप तो खुद ही इससे जानते हैं सब चीजें, अब क्या कहें। तो इससे आप दूसरे की नौकरी, दूसरे की चांस को खा जाते हैं, बस यही है, मतलब क्या। खैर चलिए, अब ज्यादा नहीं बात करेंगे, और जो है कल फिर सैटरडे है, कल मिलते हैं, ठीक है। और कल बचे हुए क्वेश्चंस को और इसको भी आप लोग एक बार देख लेना, तो इससे संबंधित चीजें भी कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।